और एक्चुअली हो क्या रहा है कि अब मार्को रूबियो अमेरिकी विदेश मंत्री जब भारत आए हैं क्वाड मीटिंग को लेकर, उस समय वहां कोलकाता में लैंड करना कहां तक जायज है? क्या भारत को यह दिखाने का प्रयास है कि तुम जो एफसीआरए एक्ट है उसको लागू नहीं कर सकते? अभी जो आने वाले सत्र में गृह मंत्रालय द्वारा एफसीआरए एक्ट को प्रोजेक्ट किया जाना है, उसको लेकर अमेरिका यह दिखाने का कहीं प्रयास तो नहीं कर रहा कि आप फॉरेन फंडेड जो मिशनरी चल रही है उनको बंद नहीं कर सकते या फिर उनका लाइसेंस है जो रद्द नहीं कर सकते? क्या यह दिखाने का प्रयास है अमेरिकन का? क्या अमेरिका चाहता है कि फॉरेन फंड जो मिशनरी है वो चलती रहे और उसके पर्दे के पीछे से कुछ काम ऐसे किए जाएं जो जैसे कि बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में किए गए थे कुछ ही समय पहले? ऐसा देखने को तो पहले मिला था, लेकिन अब ऐसा इसलिए भी जायज ठहराया जा सकता है क्योंकि कॉकरोच पार्टी जैसी मिशन चलाया जा रहा है भारत में, ऐसा कहकर मिशन चलाया जा रहा है कि जो नीट के एग्जाम कैंसिल हुए हैं उसको लेकर, और उसके बियॉन्ड जो कॉकरोच नाम का एक स्टेटमेंट दिया गया था सीजीआई द्वारा, और सीजीआई के कहने पर ये कॉकरोच पार्टी बन गई। मतलब सीजीआई ने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि ये जो लोग हैं जिनको कोई काम काज नहीं है, जिन पे कोई हुजूम आ जाता है, जिसके द्वारा लगता है कि वो आरटीआई वगैरह लगाते रहते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए थे जिसके चलते कॉकरोच नाम दिया गया। और सिर्फ यह नहीं था, उनका कहना इतना ही था कि जिन पे कोई काम काज नहीं है या फिर कोई वेले बैठे हैं, बेरोजगार लोग हैं, आलस भरे लोग हैं, वो ऐसा काम कर रहे हैं वहां। फिर उसके बाद में उन्होंने माफी भी मांगी थी, लेकिन माफी मांगने तक समय काफी हो चुका था और जो सोशल मीडिया एल्गोरिदम था वो पकड़ चुका था। इसके बाद में एल्गोरिदम ऐसा हकलाने लगा कि 21 मिलियन के आसपास की फॉलोइंग बेस हो चुकी है कॉकरोच जनता पार्टी की। लेकिन वो कहां तक जायज है यह देखना भी जरूरी है, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कुछ समय पहले यह चेताया था एक टीवी इंटरव्यू में कि पाकिस्तान बेस्ड जो बोट अकाउंट है उनके द्वारा यह दिखाने का प्रयास किया गया था कि यानी कि अमेरिकन लोग नहीं चाहते हैं कि ईरान और इजराइल के मध्य युद्ध हो। ऐसा उनके द्वारा इसलिए दिखाया जा रहा था क्योंकि सिंपैथी गेन की जा रही थी अमेरिकन और ईरानियंस के बीच में। सिंपैथी इसलिए गेन की जा रही थी कि कुछ लोग ऐसा दिखाने का प्रयास किए जा रहे थे कि अमेरिका में ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि ट्रंप युद्ध करे और ट्रंप ईरान पर ऐसे धावे बोलते रहे, इस तरह से अग्रेसिव मोड पर नहीं आए। ऐसा दिखाने का प्रयास पाकिस्तान बेस्ड बोट अकाउंट के द्वारा किया गया था, ऐसा खुलासा किया था नेतन्याहू ने इजराइल के प्रधानमंत्री, और यह कहते हुए चेताया था कि ऐसा अटैक आने वाले समय में कुछ भी लोग करने को उतारू हो जाएंगे और ऐसा करना हर एक व्यक्ति के लिए जायज हो जाएगा कुछ समय में। ये बोट अकाउंट ऐसा दिखा रहे हैं जैसे 21 मिलियन कॉकरोच पार्टी के जो सदस्य हो चुके थे उनमें 51% के आसपास की फॉलोइंग बेस सिर्फ पाकिस्तान बेस्ड है। ऐसा कैसे? क्या ये संभव है? ऐसा संभव नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ बोट अकाउंट के थ्रू ही जायज हो सकता है, क्योंकि भारत में इनकी फॉलोइंग बेस सिर्फ 9 से 10% के आसपास बताई जा रही है, यानी कि 2 या 4 मिलियन के बीच की। कहाँ तक जायज है? क्या अमेरिका यह धमकाने का प्रयास कर रहा है कि एफसीआरए जो एक्ट है उसको आप लागू नहीं करेंगे आने वाले सत्र में? यह दिखाने का प्रयास है, क्योंकि कुछ ही समय पहले एफसीआरए एक्ट लागू होने वाला था लेकिन लागू नहीं हो सका। इसके पीछे काफ़ी मंतव्य बताए जा रहे थे गृह मंत्रालय द्वारा, लेकिन लागू नहीं किया जा सका। एफसीआरए के तहत ऐसा किया जाता है कि जो फॉरेन फंडिंग आती है, फॉरेन फंडिंग के आड़ में लोग मिशनरी और धर्मांतरण का काम करते हैं। जैसे कोलकाता में 2010 से पहले 0 पॉइंट कुछ परसेंटेज के आसपास क्रिश्चियन की पॉपुलेशन थी, लेकिन अब ऑलमोस्ट 2% के आसपास पॉपुलेशन क्रिश्चियन हो चुकी है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए ही हो सकता है क्योंकि मिशनरी की आड़ में जो नासमझ हैं या फिर अनपढ़ हैं या फिर जिनकी पॉपुलेशन ऐसी हो जो ट्राइबल एरिया में रहती हो, या फिर ऐसी पॉपुलेशन जिनको शहरीकरण या फिर ऐसा मतलब सिटीज़ से या फिर मेन स्ट्रीम जो पॉपुलेशन है इंडिया की उनसे कोई लेना देना या फिर कनेक्टिंग नहीं होती है, उस एवज में ये मिशनरी उनको लाभ और लोभ लालच देकर उन्हें धर्मांतरण के जरिए, मिशनरी के जरिए, मिशन के जरिए क्रिश्चियन बनाने का काम करते हैं। इसलिए जरूरी था कि 2025 में जो संशोधन हुआ था एफसीआरए एक्ट में, वो अब लागू होने वाला था, एक्ट में तब्दील होने वाला था। 2026 के जो आने वाले सत्र में संशोधन प्रस्ताव पास किया जाना था,
उसके तहत। अब क्या होने वाला आगे ये तो देखने वाली बात है, लेकिन मार्को रूबियो जो विदेश मंत्री है अमेरिका के, वो 4 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं। उसमें सबसे पहली यात्रा थी कोलकाता की। कोलकाता में उन्होंने मदर टेरेसा जो मिशनरी फाउंडेशन था वहाँ पे विजिट किया, और उसके बाद में दिल्ली, और दिल्ली के बाद में आगरा, आगरा के बाद में जयपुर विजिट उनकी निश्चित की गई थी। इस विजिट में काफ़ी कुछ बातचीत होने वाली है, और काफ़ी कुछ उन्होंने ये भी कहा कि जो वेनेजुएला के केयर टेकर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं वो आने वाले हैं इंडिया की विजिट पर, इसलिए कि वेनेजुएला अपना क्रूड ऑयल है वो भारत को एक्सपोर्ट करना चाहता है। और भारत की इंपोर्ट लिस्ट में पहले लगभग टॉप 10 में भी वेनेजुएला का नाम नहीं था, लेकिन अब टॉप 3 कैंडिडेट में वेनेजुएला का नाम आ चुका है। यानी वेनेजुएला टॉप 3 कैंडिडेट के तौर पर इंडिया को एक्सपोर्ट करता है क्रूड ऑयल, और क्रूड ऑयल इंडिया उसको रिफाइंड करने की भी कैपेसिटी रखता है। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि सबसे ज्यादा हैवी क्रूड ऑयल वेनेजुएला का बताया जाता है, और सबसे हल्का क्रूड ऑयल जिसको आसानी से रिफाइंड किया जा सकता है वो ईरान का बताया जाता है। इसीलिए अमेरिका ईरान पर हमले किया जाता रहा है पिछले कुछ समय से, और सैंक्शन लगाए जा रहा है। और अभी वेनेजुएला से सैंक्शन हटने के बाद में अब देखा जा रहा है कि वेनेजुएला अपना एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा इंडिया को किया जा रहा है। अब इंडिया इसलिए ही उस ऑयल को इंपोर्ट कर रहा है क्योंकि इंडिया के पास में वेनेजुएला के क्रूड ऑयल को रिफाइंड करने की तकनीक खुद के पास में डेवलप की जा चुकी है, जो जामनगर रिफाइनरी के नाम से फेमस काफ़ी है। और रिलायंस रिफाइनरी है वो रिफाइंड करके देश को प्रोवाइड कर सकती है। यानी सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल भारत को अब टॉप 3 कैटेगरी के तहत वेनेजुएला ही प्रोवाइड कर सकता है। और टॉप 2 यानी सेकंड नंबर पर यूएई अपना क्रूड ऑयल इंडिया को एक्सपोर्ट करता है। पहले ऐसा नहीं था, सेकंड नहीं था, लेकिन अब यूएई ओपेक कंट्री का जो एक करिकुलम था, ओपेक का एक लिमिट लगाई हुई थी सऊदी अरब की तरफ से कि 3 बिलियन बैरल प्रतिदिन के हिसाब से जो भी एक्सट्रैक्ट करेगा उससे ज़्यादा यदि एक्सट्रैक्ट करता है उसके ऊपर पाबंदियां लगा दी जाएगी। लेकिन यूएई इस कंडीशन से 1 डेढ़ महीने पहले ही बाहर निकल चुका था, और इसके तहत यूएई ने कहा था कि मैं नहीं चाहता कि इस कंडीशंस को मैं फुलफिल करूं, और इसके तहत मैं एक्सट्रैक्ट क्यों नहीं करूं, मतलब खनन क्यों नहीं करूं। और यूएई ने यह भी कहा था कि अब मैं ये शर्तें नहीं मानता, और ओपेक की जो ग्रुपिंग है उससे मैं बाहर निकलता हूं, और इसके बाद में मुझे जो करना होगा मैं वो ही करूंगा। और उसके बाद में भारत को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने लग गया है यूएई भी। और यूएई आज पहले जो 3 बिलियन बैरल प्रतिदिन के हिसाब से निकालता था, खनन करता था, वो अब 5 से 6 बिलियन बैरल प्रतिदिन के हिसाब से खनन करने लग गया। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस विषय पर? अपना ओपिनियन जरूर साझा कर सकते हैं।